Now, today we start new chapter State of Matter. First of all, in previous unit we discuss about the properties of single particle of matter, atomic size, ionization enthalpy, electronic charge, density, molecules, shapes, polarity, etc. जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही अब तक वो ये रही है कि जो बल्क प्रॉपर्टीज़ है मैटर की वो डिफरेंट होती हैं और जो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे फिर उसने क्या कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर करके बता रहा है कि एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड डज़ नॉट बॉयल। अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लूँ किसी भी लिक्विड का और उसे बॉयल करती हूँ तो वो बॉयल नहीं होता, बट बल्क बॉयल्स। और बल्क अगर लूँ तो बॉयल कर जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में लूँ, बहुत सारे एटम्स ले लूँ उसके एक साथ तो वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वाटर का एग्जांपल कंसिडर करूँ, वाटर मॉलिक्यूल लूँ मैं और अगर मैं उसका सिंगल एटम बॉयल करती हूँ तो वो बॉयल नहीं होता दिखाई देगा। या वेटिंग की प्रॉपर्टीज़ अगर मैं बात करूँ, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेटिंग की प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लूँगी वाटर का तो वो वेटिंग की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट अगर मैं बल्क में लूँगी वाटर मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे एटम्स एक साथ लूँगी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? आपकी वेटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। एक और बात करते हैं, जो आपका वाटर है वो आपको 3 स्टेट्स में नज़र आता है और आपने देखा भी है सभी ने, आइस में मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड में और आपका गैसियस स्टेट में एज अ वाटर वेपर्स और स्टीम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी आइस हैं की हैं, वाटर की है और स्टीम की हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। इन तीनों की तीनों जो स्टेट्स हैं, वाटर केमिकल कंपोजिशंस ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। जो वाटर की कंपोजिशन है वो तो सेम है ना, मतलब फॉर्मूला H2O था, H2O ही रहेगा, चाहे वो आइस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, चाहे सॉलिड स्टेट में है, चाहे वेपर स्टेट में है, लेकिन फॉर्मूला क्या था? H2O, और H2O ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। बट फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो रही हैं। इसका रीज़न क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो आपकी स्टेट हैं तीनों की तीनों, वो किस पे डिपेंड करती हैं? मॉलिक्यूल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट, और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे है। सेम इज़ ट्रू फॉर अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। बाकियों के लिए भी तो वही होगा जो वाटर के लिए, क्योंकि वाटर भी मैटर है और बाकी सब भी मैटर हैं। कि जो आपकी फिर ये कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती फिजिकल स्टेट के साथ आपकी, लेकिन कौन चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डू नॉट डिपेंड, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन डू डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशन वाइल डीलिंग विद डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट्स we require knowledge of state of matter, therefore it becomes necessary for a chemist to know the physical law which govern the behavior of matter in different states। वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए किसी भी साइंटिस्ट के लिए कोई भी वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस सब्सटेंस की स्टेट कौन सी थी। केमिस्ट जो भी मेडिसिन अगर बना रहा है तो सबसे पहले जो भी आपका वो मटेरियल लेगा, जो भी केमिकल्स लेगा उसको बनाने के लिए मेडिसिन को, तो पहले वो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसकी स्टेट क्या है, पहले क्या थी। विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है भाई, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा था। अब इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे, इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट दीज 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्टिकुलरली
लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मोस्टली लिक्विड स्टेट के बारे में और गैसियस स्टेट के बारे में। टू बिगिन विद, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and molecular interaction and effect of thermal energy on the motion of particles become because a balance between these determine the state of substance। अब अगर हमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस जो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, क्योंकि इन सब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी और गैस होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटर मतलब अंदर, टू एटम्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर, टू मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, एटम्स और molecules. This term does not include the electrostatic force that exists between the two oppositely charged ions and the force that hold atoms of a molecule together, that is covalent bond। वो ये कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो होगी, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एटम ही होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एटम्स भी कंसीडर कर सकते हैं और मॉलिक्यूल भी। और जो उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव किसके बीच में होती है? अपोजिटली चार्ज के बीच में, और रिपल्सिव सिमिलर चार्जेस के बीच में। कहते हैं ना कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वही है, अगर आपका सेम चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी। और लेकिन इस अगर हम अपोजिटली चार्ज और रिपल्सिव फोर्स कंसीडर करें, लेकिन यहाँ पे वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड पॉजिटिव पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर दो एटम नेगेटिव नेगेटिव हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। सपोज करो मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ O2, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? ये इसके साथ शेयरिंग करता है और ये इसके साथ शेयरिंग करता है, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब ये भी क्या होता है? 2 नेगेटिव, और ये भी क्या है? 2 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, रिपल्सिव फोर्स हुई। तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। नाउ अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो आपकी अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उसको हम बेटे वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। नाउ at this point, it is important to note that attractive force between an ion and a dipole are known as ion dipole force। अगर आयन और एक डाइपोल की बात करोगे और आयन और डाइपोल के बीच में अगर कोई फोर्स होती है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयन डाइपोल फोर्स। दीज आर नॉट वैन डर वाल्स फोर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसिडर कर सकते हो, आगे भी आएगा, ठीक है। नाउ डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स? जब कोई एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होंगे, जैसे आपका एटम ए है और एटम बी है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, सिमेट्री है दोनों के पास, कोई डाइपोल मोमेंट इनके पास नहीं है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई दोनों के पास उतना ही चार्ज है, सिमेट्री है दोनों के पास। तो
बट लेकिन डाइपोल में डेवलप मोमेंटरली इवन इन सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट लाया जा सकता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड। अब इसको समझेंगे कैसे। हमने दो एटम कंसिडर किए, ए और बी, ये ए और ये बी। उसके बाद उसने क्या कहा, मोमेंट्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द एटम से ए, और जो ए एटम है उसमें मोमेंटली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसकी ए एटम के अंदर, और वो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। कौन सा एटम, ए एटम जो है वो अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड देन द अदर साइड, मतलब एक जो आपका ए एटम है उसके इस साइड तो चार्ज ज़्यादा हो गया और इधर कम रह गया इलेक्ट्रॉन चार्ज, हो सकता है इधर ज़्यादा हो गया और इधर कम हो गया। मतलब ये पहले जो था यूनिफॉर्म था भाई, सारी जगह एक जैसा चार्ज था पूरे एटम के अंदर, लेकिन अब क्या हो गया, एक तरफ तो एटम की ज़्यादा चार्ज है और एक तरफ कम है, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो कौन सा एटम, ए एटम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ऑन द एटम ए, और यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया किसके अंदर, एटम ए के अंदर, लेकिन वो टेम्परेरी मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट है, परमानेंट नहीं है, और ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए डेवलप होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये क्या करता है, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब कर देता है, किसकी, एटम बी की, जो कि इसके बहुत क्लोज है, बहुत पास है। डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द एटम बी, और इसकी वजह से एटम बी के अंदर जो है डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। द टेम्परेरी डाइपोल एटम ऑफ ए एंड बी, और जो टेम्परेरी डाइपोल एग्जिस्ट किया है ए और बी के अंदर, वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली टेम्परेरी डाइपोल आर इंड्यूस्ड इन आ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, और मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे ही, ये तो मैंने एटम्स की बात की है ना, तो मॉलिक्यूल्स की अगर मैं कंसिडर करूँगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ऐसे ही डाइपोल इंड्यूस्ड हो सकते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, और जो ये फर्स्टली प्रपोज की थी फोर्स, वो किसने की थी, जर्मन फिजिसिस्ट था और वो लंदन का था, इसलिए इसको क्या नाम दिया था, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन टू एटम्स क्या नाम दिया था, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स, और इसको डिस्पर्जन फोर्स भी हम कह देते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, और इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जो आपके टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी 1/6 पावर, दैट इज 1 में r की पावर 6। Here r is the distance between the two particles जो interact कर रहे हैं। These forces are important only at a short distance, ये बहुत short distance के लिए होती है, approximate 500 picometer, and their magnitude depends on the polarizability of the particle, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पार्टिकल कितना पोलराइजेबल है। नाउ इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।